सो feeding standard are statement or tables which indicate the amount of nutrients required for various classes of livestock, ठीक है, for different physiological functions like maintenance, growth, lactation, work, egg production and wool growth, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एक स्टेटमेंट और टेबल है जो कि इंडिकेट करती है कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट कितना चाहिए अलग अलग क्लासेस के लिए लाइवस्टॉक की, ठीक है। जैसे मेंटेनेंस हो गया, ग्रोथ हो गया, लैक्टेशन हो गया, वर्क हो गया, एग प्रोडक्शन हो गया, वूल ग्रोथ हो गया, ठीक है। तो जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो जनरली कैसे एक्सप्रेस होती है, क्वांटिटीज़ ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड पर डे और एज ए परसेंटेज ऑफ डाइट, ठीक है। तो जैसे जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, हम वैसे उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई कितनी क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है, या फिर कितने परसेंटेज वो डाइट का होना चाहिए, ठीक है, कि डाइट का 2% चाहिए, 10% चाहिए, उस टाइप से। फॉर डायरी एनिमल्स द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर जनरली एक्सप्रेस्ड एज सेपरेट बॉडी, ठीक है। डायरी एनिमल्स के लिए अगर हम देखें, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट रिक्वायर जनरली एज ए सेपरेट बॉडी एक्सप्रेस करते हैं। बट इन केस ऑफ पोल्ट्री एंड पिग कंबाइंड रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस एंड अदर बॉडी फंक्शन आर गिवन, ठीक है। सो बेसिकली डायरी एनिमल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट एक सेपरेट बॉडी फंक्शन है, मतलब डायरी एनिमल्स में क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक है। लेकिन पोल्ट्री और पिग में हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस के साथ साथ ही हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, अदर बॉडी फंक्शन, जैसे एग प्रोडक्शन हो गया या पिग में मीट प्रोडक्शन हो गया, वो उसके अंदर इंक्लूड करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन डायरी एनिमल का क्या होता है कि मेंटेनेंस के लिए अलग फीडिंग स्टैंडर्ड होगा और मिल्क प्रोडक्शन के लिए अलग फीडिंग स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। सो द टू टर्म विच हैज़ बीन यूज्ड इन द फीडिंग स्टैंडर्ड इज द फर्स्ट इज द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो पहली टर्म क्या है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट गिव्स द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर ऑप्टिमम प्रोडक्शन एंड हेल्थ, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या देती है, गिव्स द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर ऑप्टिमम प्रोडक्शन एंड हेल्थ, ठीक है, कि भाई ऑप्टिमम प्रोडक्शन और हेल्थ के लिए कितने न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। न्यूट्रिएंट अलाउंस क्या होता है, एक्स्ट्रा अलाउंस ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर द रिक्वायरमेंट विच गिव्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अलाउंस में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है जिससे एक सेफ्टी हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फीडिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या है, इसमें कंपेरेटिव टाइप होते हैं, सेकंड डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट टाइप होते हैं, एक प्रोडक्शन वैल्यू टाइप होते हैं, ठीक है। तो कंपेरेटिव टाइप में क्या होता है, हे फीडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, साइंटिस्ट ने दिया था। इसमें क्या होता है, डिफरेंट फीड शुड बी कंपेयर्ड यूजिंग मीडो हे एज ए यूनिट, ठीक है। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, मीडो हे को एज ए यूनिट कंसिडर करते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे कंपेयर करते हैं, ठीक है। उसने क्या पब्लिश किया था, हे इक्विवेलेंट पब्लिश किया था, ठीक है, मतलब जितनी भी वैल्यू रखी जाएंगी वो इसके रिलेटिव रखी जाएंगी, ठीक है, बेस्ड ऑन डिटरमाइनिंग द मटेरियल इन फीड एक्सट्रैक्टेबल विद वाटर एंड अदर सॉल्वेंट, ठीक है। तो उसने क्या पब्लिश किया था, हे इक्विवेलेंट, ठीक है। ये क्या था, मेजर था रिलेटिव वैल्यू का बेस्ड ऑन उसकी डिटरमाइनिंग मटेरियल्स, ठीक है। The standard provided that 100 lbs of meadow hay are equal in nutritive value of 91 lbs of clover hay or 200 lbs of potatoes and 6 to 5 lbs of bengals, ठीक है। स्टैंडर्ड ने क्या प्रूफ किया था कि 100 lbs meadow hay किसके बराबर है, 91 lbs of clover hay, ठीक है, and 200 lbs of potatoes and 625 lbs of bengals, ठीक है। तो डिसएडवांटेज इसकी क्या थी कि नथिंग वाज नोन, ठीक है, ऑफ द केमिकल वैल्यू ऑफ दीज फीड्स, ठीक है, कुछ भी नहीं पता था इन केमिकल फीड्स का, एंड द फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, कि देख अभी हमें केमिकल कुछ पता नहीं है वैल्यू इन फीड का कितना है, ठीक है, ना इनका कुछ फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट हमें पता है, ठीक है। द ओनली मेजर वाज द प्रैक्टिकल फीडिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, सिर्फ क्या मेजर था, प्रैक्टिकल फीडिंग एक्सपीरियंस, कि भाई
हमने जो प्रैक्टिकली उनको फीड करा के देखा उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से सब जज था, ठीक है। कोई भी केमिकल वैल्यू नहीं थी फीड की, कोई भी फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है। उसके बाद आता है स्कैंडिनेवियन फीड यूनिट फीडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। इसमें क्या था, 1884 में प्रोफेसर एफ जोर्ड फॉर्मुलेटेड द स्कैंडिनेवियन फीडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। प्रोफेसर एफ जोर्ड ने फॉर्मुलेट किया था स्कैंडिनेवियन फीडिंग स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता, सिर्फ एक फैक्टर, ठीक है, नेमली द फीड यूनिट वाज टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है। सिर्फ एक फैक्टर को हम क्या है अकाउंट में लेते थे, द वैल्यू ऑफ 1 pound ऑफ कॉमन ग्रेन सच एज कॉर्न, बार्ले और व्हीट इज गिवन एज द 1 यूनिट, ठीक है। तो जो वैल्यू थी 1 pound की, ठीक है, जो वैल्यू थी 1 pound की कॉमन ग्रेन की, जैसे कॉर्न, बार्ले, व्हीट, ठीक है, उसको 1 यूनिट वैल्यू दी गई थी, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ अदर फूड्स इज़ बेस्ड अपॉन दिस, ठीक है। और जो वैल्यू थी अदर फूड की वो इसके ऊपर ही बेस्ड थी। तो वैल्यू ऑफ 1 pound ऑफ कॉमन ग्रेन जैसे कॉर्न, बार्ले और व्हीट, उसको 1 यूनिट वैल्यू दी थी, और वैल्यू ऑफ अदर फूड इज़ बेस्ड अपॉन दिस। Being simple, easy to calculate, feeding standard is still continued in number of Scandinavian countries for formulation of ration of for livestock. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आज भी यही स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है, 1 pound ऑफ कॉमन ग्रेन को यूज़ करते हैं एज ए यूनिट वैल्यू, ठीक है। इसमें कॉर्न आ सकती है, बार्ले आ सकती है, व्हीट आ सकती है। डिसएडवांटेज क्या है कि अलग अलग टाइप की अगर हम ग्रेन यूज़ करेंगे अलग अलग कंट्रीज़ में, ठीक है, तो फीड यूनिट भी अलग अलग होगी, ठीक है। तो जो स्कैंडिनेवियन यूनिट है वो अपनी कंट्री में अप्लाई नहीं है, अनलेस एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड हियर विद आवर ओन ग्रेन्स, ठीक है। तो ये हमारी कंट्रीज़ में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। फिर आती है डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या है, ग्रूवन्स फीडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। ग्रूवन्स ने क्या था, जर्मन केमिस्ट था, ठीक है। उसने अपना खुद का फीडिंग स्टैंडर्ड पब्लिश किया था, क्रूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के साथ में, ठीक है, कंटेंट इन द फीड एज द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। ये क्या था, बेस था स्टैंडर्ड का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड के हिसाब से काउ वेइंग 1000 lbs शुड बी फेड 28 lbs ऑफ ड्राई मैटर कंटेनिंग 2.67 lbs ऑफ क्रूड प्रोटीन, 0.6 lbs ऑफ क्रूड फैट एंड 14.55 lbs ऑफ क्रूड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सो ग्रूवन क्या था, एक जर्मन केमिस्ट था, ठीक है। उसका एक फीडिंग स्टैंडर्ड था क्रूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के साथ में, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर एक काऊ 1000 lbs की है, ठीक है, तो उसको 28 lbs तक ड्राई मैटर हमें देना पड़ेगा, जिसके अंदर 2.67 lbs क्या है, क्रूड प्रोटीन होना चाहिए, और 0.6 lbs क्रूड फैट होना चाहिए, और 14.55 lbs ऑफ क्रूड कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ठीक है। बाद में क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ ग्रूवन, हिनबर्ग एंड स्टोमन फाउंड दैट द टोटल न्यूट्रिएंट कंटेंट इन अ फीड डू नॉट फॉर्म एन एक्यूरेट गाइड टू इट्स वैल्यू, ठीक है। तो हिनबर्ग और स्टोमन ने क्या देखा कि भाई ये तो जो टोटल न्यूट्रिएंट है फीड के अंदर वो इसकी एक्यूरेट गाइड की वैल्यू के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो प्रोपोर्शन ऑफ डाइजेस्टिबल पार्ट वेरिड विद डिफरेंट फीड एंड हैंस डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट वुड बी मोर वैल्यूएबल, ठीक है। तो हैनबर्ग और स्टोहमैन ने क्या देखा कि जो डाइजेस्टिबल पार्ट है फीड का, ठीक है, वो अलग अलग फीड में अलग अलग है, ठीक है। तो हमें क्या है, डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट को ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए रादर देन टोटल कार्बोहाइड्रेट, टोटल प्रोटीन या टोटल फैट, ठीक है। सो ड्यू टू दिस डिफेक्ट ग्रूवन फीडिंग स्टैंडर्ड वाज अबंडन, ठीक है। उसके बाद ग्रूवन का जो फीडिंग स्टैंडर्ड है उसको अबंडन कर दिया। उसके बाद आया वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड में क्या था, डॉक्टर एमिल वॉन वुल्फ, ठीक है, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उसने एक फीडिंग स्टैंडर्ड बनाया, ठीक है, किसके बेस पे, डाइजेस्टिबल प्रोटीन, डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट, डाइजेस्टिबल फैट के बेस पे, ठीक है। वो था सिंपल कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के बेस पे, ये डाइजेस्टिबल के बेस पे है, ठीक है। सो हिज स्टैंडर्ड फॉर डायरी काउ वेइंग 1000 lbs वाज 24.5 lbs, ठीक है। इनका स्टैंडर्ड क्या था डायरी काउ के लिए, ठीक है, जो कि 1000 lbs की है, 24.5 lbs, ठीक है।
ऑफ ड्राई मैटर, ठीक है, containing 2.5 lbs of digestible carbohydrate and 0.4 lbs of digestible fat, ठीक है। इनका क्या था 1000 lbs को 24 lbs ड्राई मैटर कंटेनिंग 2.5 lbs of digestible carbohydrate and 0.5 lbs of digestible fat। तो इनका जो न्यूट्रिटिव रेशियो था वो 1:5.4 था। तो स्टैंडर्ड दो एन इम्प्रूवमेंट ओवर द स्टैंडर्ड ऑफ ग्रोवन, ठीक है, ग्रोवन का एक इम्प्रूवमेंट था। वुल स्टैंडर्ड वर पब्लिश्ड एनुअली विदाउट फंडामेंटल चेंज अंटिल 1897, 1897 तक इसको हमने पब्लिश रखा, ठीक है। फिर बाद में क्या है मॉडिफिकेशन की गई बाय जी लेमैन, ठीक है, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, टू बिकम वुल्फ लेमैन स्टैंडर्ड ऑफ वेरियस क्लासेस ऑफ एनिमल, ठीक है। फिर बाद में क्या बन गया उसका वुल्फ लेमैन स्टैंडर्ड बन गया। तो डॉक्टर जी लेमैन ऑफ बर्लिन मॉडिफाइड वुल्फ स्टैंडर्ड इन 1896। लेमैन ने क्या वुल्फ के स्टैंडर्ड को मॉडिफाई किया, ठीक है। टिल देन वुल्फ स्टैंडर्ड वाज इन यूज, ही टुक इनटू अकाउंट क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड एंड ही फेल्ड टू टेक इन अकाउंट द क्वालिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। उसने किस चीज़ को अकाउंट में लिया, क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोड्यूस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ हेकर्स फीडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो कीपिंग इन व्यू डिमेरिट्स ऑफ वुल्फ लेमैन स्टैंडर्ड, ठीक है, क्योंकि उसने क्या अकाउंट में नहीं लिया था कि क्वालिटी ऑफ मिल्क उसने अकाउंट में नहीं लिया था। सो हैकर जो है एक अमेरिकन वर्कर था, उसने एक फीडिंग स्टैंडर्ड बनाया जिसमें who for the first time considered the quantity as well, ठीक है, मतलब उसने ना क्वांटिटी एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ द मिल्क, ठीक है। पहले लेमन ने क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोड्यूस पे लिया था, बाद में क्वालिटी किसने लिया, एक अमेरिकन वर्कर था, ठीक है, हैकर जिसको बोलते हैं, उसने क्वालिटी को क्वांटिटी के साथ यूज़ किया, प्रोड्यूस्ड इन फॉर्मुलेटिंग मिल्किंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो उसने क्वालिटी को यूज़ किया। ही टुक इनटू अकाउंट द अलाउंस ऑफ 4% ऑफ फैट इन द मिल्क इन एडिशन टू द रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस प्रोडक्शन एंड टोटल मिल्क यील्ड, ठीक है। तो उसने अलाउंस को देखा कि भाई कितना परसेंटेज ऑफ फैट हमें चाहिए, तो उस हिसाब से उसने फीड को फॉर्मुलेट किया, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट टू सेपरेट द रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन और मिल्क यील्ड, ठीक है। सो हैकर पहला ऐसा बंदा था जिसने मिल्क वाला अलग किया कि भाई मिल्किंग के लिए अलग फीडिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए और मेंटेनेंस के लिए अलग फीडिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। हिज स्टैंडर्ड इंक्लूडेड डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। उसमें डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन था, डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट थे एंड डाइजेस्टिबल फैट था। लेटर इट वाज एक्सप्रेस दैट डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन एंड टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, ठीक है। बाद में क्या है वो कैसे एक्सप्रेस हुआ, डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन एंड डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, ठीक है। बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स को एज ए कार्बोहाइड्रेट फैट को न्यूट्रिएंट में कंसिडर किया। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड काउ वेइंग 800 lbs will require 0.56 lbs DCP and 6.34 lb TDN total digestible nutrient for maintenance and 0.054 lbs of DCP and 0.34 lbs for every lbs of milk production with 4% fat in it, ठीक है। तो फिर स्टैंडर्ड कैसा हो गया कि भाई 800 अगर LBS की भैंस है तो उसको DCP कितना चाहिए, 0.56 LBS, ठीक है, और 6.35 LBS उसको TDN चाहिए, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए। और मिल्क प्रोडक्शन के लिए कितना 0.05 एंड 0.34 DCP एंड TDN रिस्पेक्टिवली फॉर एवरी LBS ऑफ मिल्क, ठीक है, हर LBS ऑफ मिल्क के लिए। और मिल्क का कितना फैट परसेंट होगा, 4%। फिर सैवेज फीडिंग मेथड आया, ठीक है। तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे सैवेज, उसने क्या कंक्लूड किया कि जो हैकर का स्टैंडर्ड है वो बहुत लो है, ठीक है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट के बेस पे, ठीक है। तो उसने अपना फीडिंग स्टैंडर्ड दिया 1912 में, उसने 20% जो है प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी, ठीक है। उसने क्या एक्सप्रेस किया कि in terms of DCP and TDN further showed that about 2/3 requirement of the dry matter should be met by feeding roughages and the remaining 1/3 by concentrate। उसने क्या बोला कि भाई
2/3 हिस्सा हमें क्या देना चाहिए, ड्राई मैटर रफेज का देना चाहिए, और 1/3 हिस्सा कंसनट्रेट। तो जो फैट कंटेंट है मिल्क का वो भी कंसिडर किया गया। उसने क्या सजेस्ट किया कि इन केस ऑफ मिल्किंग काउ एटलीस्ट 24 LBS ड्राई मैटर जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए एवरेज काउ को, ठीक है। और जो न्यूट्रिटिव रेशियो है वो शुड बी नॉट वाइडर देन 1:6 एंड नैरोअर देन 1:4.5, ठीक है। तो जो न्यूट्रिटिव रेशियो है वो 1:6 से 1:4.5 तक होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड क्या हुआ कि जो काउ वेइंग 1000 LBS है उनको कितना 0.7 LBS तो TDN लगा मेंटेनेंस के लिए। इन एडिशन काउ को क्या चाहिए था, 0.065 LBS DCP, 0.065 DCP एंड 0.350 LBS TDN फॉर एवरी LBS ऑफ मिल्क प्रोड्यूस विद 4% ऑफ फैट। फिर उसके बाद मॉरिसन फीडिंग मेथड आया। किसने ऑब्जर्व किया, स्टॉकमैन ने, ठीक है। लार्ज सम ऑफ मनी लगाया, अननेसेसरी अमाउंट ऑन प्रोटीन सप्लीमेंट कंसिडरेबली रिड्यूसिंग देयर प्रॉफिट्स, ठीक है। तो देयरफॉर क्या है, he therefore endeavored to combine in one set of standard what seem in judgment to be best guide available in the computation of ration for the various classes of livestock। तो जो स्टैंडर्ड जो फर्स्ट प्रेजेंट हुआ था वो 15 एडिशन ऑफ फीड एंड फीडिंग पब्लिश्ड 1915 बाय द ऑथरशिप ऑफ हेनरी एंड मॉरिसन। दे वर कॉल्ड एज मॉडिफाइड वुल्फ एंड लेमन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो बाद में वो क्या है, मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड बन गया था। जो ये स्टैंडर्ड है वो कैसे एक्सप्रेस होते हैं, ड्राई मैटर और डाइजेस्टिबल प्रोटीन और टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट की फॉर्म में। मॉरिसन ने क्या इंडिकेट किया था, जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है एनिमल की इन ए रेंज रादर देन इन वन फिगर, ठीक है। मॉरिसन ने एक रेंज बताई थी, ना कि एक नंबर बताया था, ठीक है। 1956 में मॉरिसन ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड अलाउंस किया कैल्शियम के लिए, फॉस्फोरस के लिए, कैरोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एनर्जी के साथ साथ, ठीक है। तो जो एवरेज ऑफ मॉरिसन स्टैंडर्ड बीन एक्सेप्टेड फॉर इंडियन लाइफ स्टॉक, ठीक है। तो इंडियन लाइफ स्टॉक में जो एवरेज है मॉरिसन स्टैंडर्ड का वही यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर हम इंडियन फीडिंग स्टैंडर्ड अगर देखें, सीन एंड रे फीडिंग स्टैंडर्ड, डॉक्टर KC सीन द फर्स्ट डायरेक्टर एंड नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल एंड रे हैव कंपाइल्ड द फीडिंग स्टैंडर्ड ऑफ जेबू कैटल एंड बफेलो बेस्ड ऑन मॉरिसन्स रिकमेंडेशन, ठीक है। तो डॉक्टर KC सेन ने, हमारे जो फर्स्ट डायरेक्टर हैं नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के NDRI, ठीक है, उन्होंने मॉरिसन का जो रिकमेंडेशन है उसको कंबाइन किया, वेयर दे अडॉप्टेड द एवरेज ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने क्या है, मैक्सिमम का एवरेज अडॉप्ट किया एंड मिनिमम वैल्यू रिकमेंडेड बाय द मॉरिसन, ठीक है। और जो मिनिमम वैल्यू किसने रिकमेंड की थी, मॉरिसन ने। लेटर ऑन सेन रे रंजन रिवाइज द सेन एंड रे स्टैंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स, ठीक है। बाद में सेन रे और रंजन ने क्या है, रिवाइज किया, ठीक है, स्टैंडर्ड को एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स पे इंडियन एनिमल्स पे। देन जो मॉडिफाइड वैल्यू आई वो आज भी हमारे बहुत सारे जो है डायरी फार्म्स में अभी भी चलती है, ठीक है। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च फीडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट जो न्यूट्रिएंट नीड है लाइफ स्टॉक की और पोल्ट्री की ब्रीड अंडर ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज डेवलप्ड इन टेम्परेट, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो टेम्परेट रीजन में है उनसे अलग है ट्रॉपिकल रीजन की। तो जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसने क्या रियलाइज़ किया कि जो नेसेसिटी है सेटिंग अप सुटेबल फीडिंग स्टैंडर्ड फॉर इंडियन लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री, कि भी हमें अपना एक इंडियन लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री का स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। दिस टास्क वाज असाइन टू लेट डॉक्टर ND केहार, ठीक है। लेट डॉक्टर ND केहार को ये दिया गया था, जो चेयरमैन थे ICR साइंटिफिक पैनल के, जो कि किस पे बेस्ड था, एनिमल न्यूट्रिशन और फिजियोलॉजी पे, ठीक है। उसको एक एसोसिएट किया गया था विद दिस टाइप ऑफ रिसर्च एक्टिविटी फॉर अबाउट 2 डिकेड्स, ठीक है। तो साइंटिफिक पैनल जो सेटअप हुआ था, सब कमेटी बनी थी ईच स्पीसीज़ की, उसमें अलग अलग एक्सपर्ट को इनवाइट किया गया था अलग अलग इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो उस बेसिस पे जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हमें मिली, ठीक है, एक्सपेरिमेंट वर्क किए गए, ठीक है, ओवर द पास्ट
20 साल में, ठीक है। तो जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री अल्टीमेटली हैज़ बीन पब्लिश्ड इन ICAR इन जनवरी 1985, ठीक है। तो ICAR 1985 में फाइनली उसको पब्लिश किया गया अंडर द एबल चेयरमैन ऑफ पैनल डॉक्टर के प्रधान, ठीक है। डॉक्टर के प्रधान के अंडर ये साइन किया गया, विच फॉर्म्ड ए स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑफ फीडिंग अवर लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री, जिससे हमारा जो लाइफ स्टॉक और फीडिंग का स्ट्रॉन्ग बेस बना। दी स्टैंडर्ड वर अपडेटेड एंड रिवाइज इन 1998, ठीक है। इनको बाद में अपडेट किया गया, रिवाइज किया गया। जो फीडिंग स्टैंडर्ड है वो किसके बेस पे होते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के, ठीक है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के। हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड टू कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन एज डेली DM DC TDN, ठीक है। सो बेसिकली डेली एक्सपेरिमेंट के बेस पे होते हैं कैल्शियम फॉस्फोरस इनटेक। सिंस मोस्ट ऑफ द डाटा और एनर्जी प्रोटीन वैल्यू ऑफ फीड एंड एनिमल रिक्वायरमेंट इंडिया हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन TDN एंड DCP, ठीक है। तो जो मोस्ट जो इंडिया में डाटा है वो TDN और DCP के बेस पे डिवाइन होता है। तो जो फिगर ऑफ टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डाइजेस्टिबल एंड मेटाबोलाइजेबल एनर्जी बाय टेकिंग 4.4 मेगा कैलोरी DE एंड 3.6 मेगा कैलोरी पर kg TDN, ठीक है। तो हम जो है फिगर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन यूनिट से, ठीक है। रिसेंटली 2013 में ICAR ने पब्लिश किया रिवाइज फीडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, इंडियन लाइफ स्टॉक एनिमल्स का, कैटल, बफेलो, शीप, गोट, स्वाइन, हॉर्स, पोल्ट्री एंड लैब एनिमल्स का। प्रोडक्शन वैल्यू टाइप में कैसा था? कैल्मर फीडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। कैल्मर एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसने फीडिंग स्टैंडर्ड को क्या किया? इन्वेस्टिगेट किया, ठीक है। स्टार्च एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, उसने स्टार्च को एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिया। उसने क्या देखा, ठीक है, कि नॉट ओनली द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ द फीड, ठीक है, अमाउंट लॉस्ट इन फेकस एंड यूरिन, बट ऑल्सो द एंटायर लॉस फ्रॉम द बॉडी इंक्लूडिंग एनर्जी एक्सपेंडेड इन डाइजेशन एंड पासिंग द फूड इनसाइड द बॉडी की भी, ठीक है। उसने डाइजेस्टिबिलिटी नहीं, उसने कितना अमाउंट जो है लॉस गया फीकस में, यूरिन में या बॉडी की एनर्जी प्रोड्यूस करने में, वो सब भी उसने कंसिडर किया, ठीक है। फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी एज हीट, ठीक है। पहले क्या किया कि भाई कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होता है बॉडी से एज हीट। केल्नर ने डिवाइज्ड ए रेस्पिरेशन एपरेटस, ठीक है, केल्नर ने डिवाइस किया एक रेस्पिरेशन एपरेटस, ठीक है। हीट जो यहाँ पे डिटरमाइन थी वो इनडायरेक्टली बाय फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड और बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस यूज्ड अप इन ऑक्सीडेशन विच टेक्स प्लेस इन द बॉडी, ठीक है। तो जहाँ पे हीट डिटरमाइन हुई थी, ठीक है, वो इनडायरेक्टली कैसे हुई थी? फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी, ठीक है, और बाद में बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, गैस यूज्ड अप इन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी। एनिमल ब्रीथ करते हैं थ्रू एयर टाइट मास्क, ठीक है, कहाँ प्लेस होते हैं? नोज पे और माउथ पे। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम 1000 lbs एनिमल नीड 0.6 lbs डाइजेस्टिबल प्रोटीन, ठीक है। इस सिस्टम के हिसाब से 1000 lbs के एनिमल को 0.6 lbs डाइजेस्टिबल प्रोटीन चाहिए एंड 6.35 lbs ऑफ स्टार्च इक्विवेलेंट चाहिए। तो बाद में जो स्टार्च इक्विवेलेंट थे इन टर्न कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जो स्टार्च इक्विवेलेंट है उसमें हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मेथड वर्कड आउट बाय आर्म्सबी एंड केल्नर, ठीक है। तो जो स्टार्च इक्विवेलेंट है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में। सो फॉर एनी फीड इफ कंपोजिशन ऑफ इट्स नॉन मे बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्च इक्विवेलेंट बाय यूजिंग फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। किसी भी फीड के लिए जो कंपोजिशन है, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्टार्च इक्विवेलेंट में अलग अलग फॉलोइंग मेथड से। तो पहला है डाइजेस्टिबल प्रोटीन, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.94, डाइजेस्टिबल फैट मल्टीप्लाइड बाय 2.12, डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर इंटू 1, ठीक है। आर्म्सबी फीडिंग स्टैंडर्ड क्या था? आर्म्सबी स्टैंडर्ड इन USA वाज बेस्ड अपॉन ट्रू प्रोटीन एंड नेट एनर्जी वैल्यू, ठीक है। जो आर्म्सबी स्टैंडर्ड था USA का वो किसके बेस पे था? ट्रू प्रोटीन और नेट एनर्जी वैल्यू। बाय मीन्स ऑफ रेस्पिरेशन कैलोरीमेट्री आर्म्सबी ने क्या डिटरमाइन किया था? नेट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मैस्टिकेशन, डाइजेशन एंड एसिमिलेशन
एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ हीट एंड गैसेज गिव ऑफ थ्रू एक्सक्रीटरी चैनल, ठीक है। सो आर्म्सबी स्टैंडर्ड जो यूएस में किसके बेस पे था, वो ट्रू प्रोटीन और नेट एनर्जी वैल्यू के बेस पे था, और किसके मीन्स पे था वो, रेस्पिरेशन कैलोरीमीटर, ठीक है। आर्म्सबी ने क्या डिटरमाइन किया, नेट एनर्जी रिक्वायर फॉर मैस्टिकेशन, कि नेट एनर्जी मैस्टिकेशन, डाइजेशन और एसिमिलेशन के लिए कितनी चाहिए, ऑल्सो कितनी अमाउंट ऑफ हीट गिव ऑफ करेगी एक्सक्रीटरी चैनल से। सो दस आफ्टर कंसिडरिंग द वेरियस लॉसेस ऑफ एनर्जी सच एज यूरिन, फीकस, गैसेज एंड वर्क ऑफ डाइजेशन, ही वॉज एबल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नेट एनर्जी अवेलेबल फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेज, ठीक है। आफ्टर कंसिडरिंग वेरियस लॉसेस ऑफ एनर्जी, मतलब लॉसेस ऑफ एनर्जी कंसिडर करने के बाद, ठीक है, यूरिन, फिकस या गैसेस, ठीक है, इन वर्क ऑफ डाइजेशन, उसने क्या है एस्टिमेट किया अमाउंट ऑफ नेट एनर्जी अवेलेबल फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस, की कितनी अमाउंट ऑफ नेट एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए। आर्म्सबाई एक्सप्रेसेस ही स्टैंडर्ड इन 2 फैक्टर, ठीक है। आर्म्सबाई ने इस अपने स्टैंडर्ड को 2 फैक्टर में एक्सप्रेस किया, ट्रू प्रोटीन एंड थम ऑफ नेट एनर्जी, ठीक है। ट्रू प्रोटीन एंड थम ऑफ नेट एनर्जी, द एक्सपेंस ऑफ डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द एनिमल एंड नेट एनर्जी इन द वेरियस फीड इज एक्सेसिवली हाई, ठीक है। तो जो एक्सपेंस है डिटरमाइन करने का, रिक्वायरमेंट किसकी, एनिमल की और नेट एनर्जी की, अलग अलग फीड की, वो एक्सेसिवली हाई है। तो नेट एनर्जी वैल्यू of only a very few feed had actually been determined and most of the value have been computed from the table of Morrison digestibility nutrient, ठीक है। तो जो नेट एनर्जी वैल्यू है सिर्फ कुछ फ्यू फीड की ही एक्चुअली डिटरमाइन हुई है, मोस्ट ऑफ द वैल्यू क्या है, कंप्यूटेड है, किससे, फ्रॉम टेबल ऑफ मॉरिसन्स डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। आर्म्सबी स्टैंडर्ड इज नॉट वाइडली यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। आर्म्सबी स्टैंडर्ड जो है वो वाइडली यूज्ड नहीं है एज ए स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। फिर AFRC स्टैंडर्ड, यूनाइटेड किंगडम टेक्निकल कमेटी सेटअप की गई, एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, फिर एग्रीकल्चर फूड रिसर्च काउंसिल। AFRC ने एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की, टेक्निकल कमेटी, रिस्पॉन्सेस दिए, फिर बाद में वो क्या है रिस्पॉन्सिबल हुआ रिवाइज करने का स्टैंडर्ड एंड प्रोड्यूसिंग प्रैक्टिकल मैनुअल्स। रिक्वायरमेंट फिर क्या है, 3 सेपरेट रिपोर्ट में सेटअप की गई, डीलिंग विद पोल्ट्री, रुमिनेंट एंड पिग। ईच ऑफ दीज रिपोर्ट आर एक्सटेंसिव समरीज ऑफ लिटरेचर्स अपॉन विच द रिक्वायरमेंट आर बेस्ड, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो 3 सेपरेट रिपोर्ट्स में रखी गई, एक तो पोल्ट्री के साथ डीलिंग, एक रूमिनेंट और एक पिग, ठीक है। ये जो रिपोर्ट थी वो क्या थी, एक्सटेंसिव समरी थी लिटरेचर की, ठीक है। यूनिट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट एक्सप्रेस होती है स्टार्च इक्विवेलेंट इंस्टेड ऑफ TDN, ठीक है। मेटाबोलाइजल एनर्जी एंड NE एज इन मॉरिसन और NRC स्टैंडर्ड। तो जो वेरियस फीडिंग स्टैंडर्ड्स हैं वर्ल्ड के वो अवेलेबल हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए। NRC USA का जिसमें DCP, RDP, RUDP है, TDN डाइजेस्टेबल एनर्जी और NE है, ARC में DCP, NP, DE, ME है, स्कैंडिनेवियन में DTP और फीड यूनिट है, जर्मन में DCP, इंडिया में DCP और TDN और ME है, ठीक है।